हैं मैच नंबर 10 और 11। मैच नंबर 10 होगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। तो दूसरा मुकाबला यानी मैच नंबर 11 होगा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। दोनों पर हम डिटेल में बात करेंगे, टीम के कॉम्बिनेशन परमुटेशन की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैच नंबर 9 के रिजल्ट की बात कर लेते हैं, जो हुआ था मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच, जिसमें गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने मुंबई पर 36 रनों की जीत हासिल की। साई सुदर्शन की बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 36 रनों से हरा दिया और अपनी जीत का खाता खोल दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुदर्शन के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 8 विकेट पर 196 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना सकी। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 39 रनों की पारी खेली। इन दो बल्लेबाजों के अलावा कोई भी प्रभावित नहीं कर सका। और इस मुकाबले के बाद जहां इसी मुकाबले में आईपीएल में वापसी हुई हार्दिक पांड्या की, यानी मुंबई इंडियंस के कप्तान की, तो फिर एक बार इस मैच में जो ओवर रेट का नियम है उसका उल्लंघन करने की वजह से 12 लाख रुपए का जुर्माना हार्दिक पांड्या पर लगाया गया है। और अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबलों की। जैसा मैंने आपको बताया, आज 2 मैच है। तो पहला मैच जो है वो है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। दिल्ली ने अपना पहला मुकाबला जीता था, सनराइजर्स ने भी अपना पहला मुकाबला बड़े अंतर के साथ जीता था, लेकिन दूसरे मुकाबले में यानी इससे पिछले जो मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा था। क्या वो बाउंस बैक करेगी? एक बार हम आपको इनका रिकॉर्ड बताते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं। अब तक दोनों के बीच यानी डीसी और सनराइजर्स के बीच 24 मैच खेले गए हैं, जिसमें 11 दिल्ली ने जीते हैं, जबकि हैदराबाद ने 13 मैच जीते हैं। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो इसमें बढ़त हासिल है दिल्ली कैपिटल्स को, 3 मुकाबले जीते हैं, सनराइजर्स ने 2 मैच जीते हैं। इस पर हम बात करते हैं और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही ताउस रिजवी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, एक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स अपना एक मुकाबला खेला और एक जीता है। सनराइजर्स ने 2 मुकाबले खेले, शानदार शुरुआत की है, लेकिन पिछला मुकाबला वो हार गए थे। आज क्या हो, दिल्ली की दबंगई दिखने वाली है या सनराइजर्स जो है वो बाउंस बैक करेंगे? देखिए, ये एक अच्छा मुकाबला होने वाला है वैशाख में। दिल्ली जो हारती हुई मैच, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हारती हुई मैच जीतते हुए काफी कॉन्फिडेंस लेके आएंगे ये मैच में। एट द अदर एंड शायद सनराइजर्स को उनको ड्राइंग बोर्ड पे गए होंगे लास्ट मैच हारने के बाद कि उनके फॉल्ट्स किधर है। एंड आई थिंक उनकी फॉल्ट जो है उनकी बॉलिंग में है। आई डोंट थिंक उनकी बॉलिंग की अटैक उतनी अच्छी है जितनी लास्ट ईयर थी। तो आई थिंक उनकी ड्रॉबैक उनकी बॉलिंग में रहेगी जितनी उनकी बैटिंग में नहीं है। शायद अगर वो स्कोर करे लाइक फर्स्ट गेम 280 या 280 या 275 करे देन शायद डिफेंड करने का अच्छी चांस है, क्योंकि विकेट काफी अच्छी रहेगी वैजाग पे, काफी अच्छी बैटिंग स्ट्रिप है। शायद लेटर ऑन थोड़ी सी ड्यू फैक्टर रहेगी, बट आई फील ये एक मुकाबला जो है थोड़ी सी एज दिल्ली कैपिटल्स की ऊपर है, कि उनकी ऑलराउंड डिस्प्ले अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, यानी बैलेंस टीम आपको ज्यादा नजर दिल्ली की आती है। और एक और स्टैट अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, जो इस मैदान पर खेले गए 16 मैच उसमें 23 गेंदबाजों ने 93 विकेट्स लिए हैं, जबकि स्पिनर्स ने 49 विकेट लिए हैं, यानी थोड़ा फासला जो यहाँ नजर आता है। और जैसा कि नोएल मानते हैं कि ज्यादा बैलेंस टीम जो है वो दिल्ली कैपिटल्स यहाँ पर नजर आती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मुकाबले की, जो होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। और राजस्थान रॉयल्स जो है लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है। चेन्नई ने जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन लास्ट मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा था। और आज जो है ये गुवाहाटी में ये मुकाबला होने वाला है। ताउस, आज आपको कौन भारी नजर आता है? क्योंकि हेड टू हेड की अगर हम बात करेंगे तो दोनों के बीच 29 मैच खेले गए हैं। राजस्थान ने 13 मैच जीते हैं, चेन्नई ने 16 मैच जीते हैं। पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो राजस्थान ने 3 जीते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा सा पिछड़ती है 2 पर। लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड रहा है, राजस्थान लगातार 2 मैच हार चुकी है, क्या उस पर ज्यादा दबाव होगा या फिर चेन्नई जिस तरह से पिछले मुकाबले में हारी है और जिस तरह से कई सारे सवाल उठे हैं, दबाव किस पर ज्यादा है? नहीं, दबाव तो राजस्थान पे ही ज्यादा है। लगातार बैक टू बैक 2 गेम हारना मतलब बड़ी बात है, और स्पेशली आईपीएल के शुरुआत में। तो चेन्नई सुपर किंग्स एक मैच जीत के आई है, दूसरी मैच हारी है, तो मुझे लगता है कि दे वुड बी कीन ऑन गेटिंग बैक इनटू फॉर्म या मोमेंटम। और चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त ज्यादा भारी टीम लग रही, ज्यादा बैलेंस साइड लग रही। उनके पास बल्लेबाज भी अच्छे, टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर, गेंदबाजी भी अच्छी है। नूर अहमद को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, साथ अश्विन और जडेजा। तो क्या हुआ, ये बसपारा में खेल रहे जो राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है। राजस्थान रॉयल्स कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर में मैं कह रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर ही उनका
खराब जा रहा है, फॉर्म उनका अच्छा नजर नहीं आ रहा है, वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैव लॉस्ट दीज 2 गेम्स। मगर मुझे लगता है कि इस वक्त ये मैच को इनको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, एक नया आउटलुक लेके आना पड़ेगा, एक नया अप्रोच, और तीसरी बार कप्तानी करेंगे, वो भी अपने होम ग्राउंड पे। रियान पराग, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मगर मुझे ऐसा लगता है इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स फेवरेट है ये गेम में। फेवरेट है चेन्नई सुपर किंग्स। और एक बार फिर हम बता देते हैं कि अभी तक इस सीजन में हुआ क्या है। पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने 44 रनों से सनराइजर्स से हार का सामना करना पड़ा राजस्थान रॉयल्स को। दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई ने शुरुआत की 4 विकेट से मुंबई इंडियंस को हराया और उसके बाद दूसरे मैच में आरसीबी ने 50 रनों से सीएसके को हरा दिया। यानी 2 मुकाबले राजस्थान जो खेली वो हारी है, चेन्नई ने 1 जीता है और 1 हारा है। अब अगर हम गुवाहाटी में खेले गए 4 आईपीएल मैचेस की बात करते हैं तो तेज गेंदबाजों ने 20 और स्पिनर्स ने 13 विकेट हासिल किए हैं। क्या इस पिच को देखते हुए तेज गेंदबाजों की भूमिका ज्यादा रहने वाली है नोएल, और कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे जिन पर नजर रहेगी? क्या दोनों के पास ऐसे गेंदबाज है, तेज गेंदबाज हैं जो मैच में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे? देखिए, ये विकेट जो है बसापारा की विकेट काफी हेल्प करेंगी थोड़ी सी बिट मीडियम पेसर्स के लिए, क्योंकि बाउंस भी है काफी अच्छे रहेंगे। यस, उनके जो मीडियम पेसर्स है काफी अच्छे हैं, चेन्नई के भी अच्छे हैं और राजस्थान रॉयल्स के भी अच्छे हैं। बट क्या वो लाइन एंड लाइन मेंटेन करेंगे जो विकेट उनको सूट करेगी, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए आरआर जो गलती की है सनराइजर्स के साथ पहली गेम में और दूसरी गेम में, वो अगर वो गलती की है मीडियम पेसर, शायद ये गेम में भी पिटाई होंगी उनकी। बट अदर एंड आप देखिए, आप जो मीडियम पेसर इनके पास है चेन्नई के पास, देखिए काफी अच्छे लाइन एंड लाइन मेंटेन करते हैं। 18 साल के बाद वो होम ग्राउंड पे आ रहे, एक आध मैच इधर उधर होता है, बट उनके पास बैलेंस बॉलिंग अटैक है चेन्नई सुपर किंग्स जितना आप आरआर की है। बट होम ग्राउंड के एडवांटेज लेना काफी इंपॉर्टेंट है आरआर के लिए, और अकाउंट खोलना पॉइंट्स टेबल पे आगे बढ़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आरआर के लिए। जैसा रिजवी साहब कहे कि उनके पास बैटिंग जो है यूनिट जो है साथ देना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है आईपीएल में और अकाउंट खोलने के लिए। आई थिंक ये विकेट ट्रू विकेट रहेगी। लेटर ऑन ड्यू फैक्टर आएगी जहाँ स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद नहीं मिलेगी, ग्रिप नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल विकेट काफी अच्छी रहेगी, बैटिंग के लिए अच्छी रहेगी। आप देखिए बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं। और वैसे मैं टॉस के बारे में बता दूं दर्शकों को कि बहुत ज्यादा फर्क जो है वो दिखा नहीं है पिछले मुकाबलों में। अगर हम मैचेस की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है वो 4 में से 2 मैच जीती है, बाद में बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है वो 2 जीती है। यानी टॉस का बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल नहीं है, लेकिन रोल है स्ट्रैटेजी का। ताऊ सब बड़ा सवाल है कि राजस्थान रॉयल्स पर बड़ा दबाव है, 2 मैच वो हार चुकी है, तीसरा मैच हारती है तो प्ले ऑफ का जो उसका चांस है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में हारी है 17 सालों बाद आरसीबी के हाथ। क्या ऐसी बड़ी खामियां थी या फिर कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की गई, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई? महेंद्र सिंह धोनी 9वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, इसके बाद कई सारे सवाल उठे। क्या आपको लगता है कि अब वापस उन्हें अपने ट्रेडिशनल ट्रैक पर जाना होगा? ज्यादा एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चलेगा, फैंस तो नाराज हैं। नहीं, हाँ, देखिए कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को तो अपनी लेगेसी उन्होंने तो बना ली है, बट बाकी प्लेयर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजी तो अच्छी थी, मुझे लग रहा है कि भाई अश्विन को नहीं लाना। देखिए अश्विन भी एक ऐसे स्टेज पे खराब बैट्समैन नहीं है, बट महेंद्र सिंह धोनी से एक्सपेक्ट करना एट दिस एज इज टू मच। ही इज डूइंग इनफ, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं बिहाइंड द विकेट्स, और उन्होंने अपना रोल क्लियर कर दिया कि मैं ज्यादा बिहाइंड द विकेट्स नजर आऊंगा और ज्यादा मेंटरिंग करूंगा। क्योंकि देखिए कितना एक्सपेक्ट करेंगे एक जो 40, 42, 45 साल का बताओ, आपको भी पता है हर जो भी फैन है सीएसके का, दरअसल वो धोनी का फैन है। धोनी सीएसके धोनी, तो ये जो बोझ है वो उनके कंधों पर है और उन्हें ही उठाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एब्सोल्युटली, तो उन्हें ही उठाना पड़ेगा। मगर देखिए अभी आपको भी रियलाइज करना पड़ेगा कि यार धोनी अगर वो चाहते तो आ सकते थे, मगर उनकी मंशा क्या थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग जानना रहेगा कि यार महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में घुस के। क्योंकि देखिए कोई पढ़ नहीं सकता उनको कि क्या कहना और वो क्या करना चाहते, क्या कहना चाहते, और वो सरप्राइजिंग था मूव कंसिडरिंग। यार जब आपकी टीम थोड़ा मुश्किल में, तो आप एज अ सीनियर बल्लेबाज, आज जिसने बहुत ज्यादा मैचेस जीता है, जिन्होंने कप्तानी की है, 5 बार आईपीएल टाइटल जीता है, जिम्मेदारी लेनी थी। मगर उनकी मंशा क्या थी ये मुझे क्लैरिटी नहीं दिख रही, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता चली होगी। पर एक चीज है, उन्होंने बता दिया है कि भाई जिम्मेदारी तुम लोग लेना शुरू करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बट हाँ, स्ट्रैटेजिकली वाइज ऋतुराज गायकवाड़ को कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं कोई एक नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। धोनी को बैक एंड पे रखना पड़ेगा, जो एक पिछले लास्ट के 1-2 ओवर अपनी विकेट कीपिंग से उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया, और मुझे लगता है वो करते रहेंगे। बट फिलहाल बल्लेबाजी में मैं उनको सिर्फ आखिरी के 1-2 ओवर में देखूंगा ही। जी बिल्कुल, लेकिन थाला से लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें करते हैं। अब जरा प्लेयर टू प्लेयर बैटल्स की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। एक जो सबसे पहले बैटल मेरे सामने है वो है ऋतुराज गायकवाड़ बनाम संदीप शर्मा, और हमने एनालिसिस किया है 6 पारियों का। 6 पारियों में सिर्फ 34 रन बना पाए हैं संदीप के सामने ऋतुराज गायकवाड़, एक बार आउट भी हुए हैं। 34 ही एवरेज है और 79 का स्ट्राइक रेट है, जो कि अच्छा नहीं है T20 के हिसाब से। और 6 पारियों में सिर्फ 34 रन दिए हैं संदीप शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ को। नोएल, ये एक खतरा है, फिर एक बार संदीप से निपटना मुश्किल होगा गायकवाड़ के लिए। बिल्कुल, देखिए संदीप शर्मा जो है काफी एक्सपीरियंस बॉलर है, काफी साल से आईपीएल खेल रहे हैं और उनको पता है कि हर बैट्समैन क्या करने वाला है। और देखिए संदीप शर्मा के पास जो वेरिएशंस है ना, आई थिंक दूसरे काइंड ऑफ बॉलर्स में नहीं है। जो स्लोअर वन डेप्थ यॉर्कर डालते हैं, स्लोअर वंस है, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स है, काफी अच्छे यूज करते हैं बॉल को। और देखिए डेथ ओवर्स भी डालते हैं वो आके, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ वेरी क्लेवर बॉलर इन दी T20 फॉर्मेट में। काफी रन्स कम देते हैं और विकेट्स भी लेते हैं साथ साथ, और काफी अच्छे बॉलर है। दैट्स व्हाई बैड लक है कि वो काफी आगे नहीं बढ़े उनके कैरियर में। बट आईपीएल के इसमें इज अ वेरी क्लेवर बॉलर। काफी सनराइजर्स को भी काफी परफॉर्म कर चुके हैं, आप आरआर के लिए कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ऋतुराज गायकवाड़ एक खिलाड़ी है जो सेट द टोन सीएसके के लिए सेट करते हैं। और बिल्कुल लताओ जैसा कह भी रहे हैं कि अब उन्हें लीड जो है वो रियल तरीके से लीड करना पड़ेगा, टीम को जीत की तरफ ले जाने के लिए लीड करना पड़ेगा, और जो उनके रास्ते में हर्डल्स हैं या जो भी खतरे आ सक रहे हैं उनसे भी उनको पार पाना होगा। एक और जो है बैटल है वो दिखाते हैं दर्शकों को, वो किसके बीच है? संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा के बीच। 10 पारियों का एनालिसिस हमने किया है जिसमें 81 रन बने हैं, यानी 81 रन दिए हैं। 3 बार आउट किया है जडेजा ने सैमसन को। औसत है 27 का, स्ट्राइक रेट 130 का जरूर है लेकिन एवरेज है 27 का, और 3 बार आउट हुए हैं पिछले 10 पारियों में जडेजा ने आउट किया है। उस खतरा है अभी भी संजू सैमसन को इससे निपटना। और रविंद्र जडेजा जो हैं वो तो मतलब वो तुर्क का इक्का है सीएसके की तरफ से। नहीं, वो तो हमेशा से रहे। रविंद्र जडेजा एक फेवरेट रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ महेंद्र सिंह धोनी के या कोई भी कप्तान रहा हो, चाहे विराट कोहली या रोहित शर्मा, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, इकोनॉमिकल हैं, विकेट टेकर हैं, साथ साथ T20 में जबरदस्त लेके आते हैं वो अपने इम्पैक्ट T20 क्रिकेट में। मगर ये अच्छा कॉन्टेस्ट है। संजू सैमसन जो पिछले 2 मैच में अच्छा नहीं किए हैं और ससेप्टेबल रहे हैं स्पिनर्स के सामने भी। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है संजू सैमसन को अपनी जडेजा को अगर फेस करना है, और अगर जडेजा अगर नए बॉल से नहीं डाल रहे तो उनको ज्यादा लंबा खेलना पड़ेगा। थोड़ा मिडिल ओवर 6 पावर प्ले के बाद भी तो जडेजा को खेलने के लायक रहेगा, तो कॉम्पिटिशन देखने लायक रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से फॉर्म में है, अगर वो ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए तो जडेजा से सामने मिलना ही मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ यार एक अच्छा कॉन्टेस्ट है। एक अटैकिंग प्लेयर संजू सैमसन है, टेक्निकली भी बहुत स्मार्ट है, स्ट्रेट बैटेड है, फुल फेज ऑफ द बैट्स के साथ खेलता है जिस तरीके से जडेजा को खेलना चाहिए, जडेजा जैसे बॉलर को खेलना चाहिए। तो मुझे लगता है एक थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट है दोनों के बीच। ऑल्दो मैं कहूंगा कि यार बराबरी का मुकाबला है, क्योंकि स्पिनर्स भी अच्छा खेलते हैं संजू सैमसन, अगर क्योंकि वो फुल फेज ऑफ द बैट के साथ खेलते हैं, और जडेजा उतना ही इफेक्टिव गेंदबाज हैं, डार्ट डालते हैं, स्टंप से ज्यादा डालते हैं। तो सिर्फ संजू सैमसन क्यों, बाकी बल्लेबाजों को भी कॉशियस रहना पड़ेगा, मगर संजू सैमसन को अपना फॉर्म दिखाना पड़ेगा ये मैच में। बिल्कुल, रविंद्र जडेजा जो हैं उनसे निपटना बड़ा मुश्किल काम है और सैमसन को उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनानी होगी। एक और बैटल हमारे सामने दर्शकों को बताते हैं कौन है वो। यशस्वी जायसवाल और सैम करन के बीच ये बैटल है। 6 पारियों में 46 रन, 1 बार आउट हुए हैं, 46 ही एवरेज है और 148 का स्ट्राइक रेट है। यशस्वी जायसवाल बनाम सैम करन। नोएल, क्या कहेंगे आप इस बैटल के बारे में? सैम करन जो है वो पूरी तरह से डोमिनेट करते हैं। 6 पारियों का हिसाब है, सिर्फ 46 रन दिए हैं इस दौरान। देखिए बिल्कुल सैम करन जो है, पता है जो शुरुआत उनकी कैरियर से अभी तक थोड़ी बहुत मेंटेन कर रहे हैं, बट वो जो चार्म थी उनकी इन स्विंगर और आउट स्विंगर जो डालते हैं, आई थिंक थोड़ी बहुत वो लूज आउट किया बिकॉज वी कुड इजीली टेक। बट
आई डोंट फाइंड ये कंपटीशन इतनी बड़ी रहेगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल एक माने जाने बैट्समैन है, काफी हैंडल कर चुके हैं। लेकिन नोएल आजकल वो भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे हैं। स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि वो स्ट्रगल के बाहर आए, क्योंकि काफी बढ़िया प्लेयर है वो। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है यशस्वी क्यों, या इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। बट सैम करन ही इज लॉस्ट आउट हिज चार्म। देखिए अब लास्ट गेम में पता चला कि जब ये स्लोअर वन डाले, बाकी के 4-3 छक्के खाए, ही इज लॉस्ट दैट, जो इन स्विंगर्स डालते थे या आउट स्विंगर्स, ही इज लॉस्ट इट। वो उतना ये नहीं है कि पहले के वैसा, बट यशस्वी जायसवाल ही कैन टेक द एडवांटेज बाय गेटिंग रन इनिशियली, क्योंकि न्यू बॉल डालते हैं सैम करन। और बिल्कुल आज बहुत ही क्रूशियल दिन है, क्योंकि 2 मुकाबले आप हार चुके हैं और तीसरा भी अगर आप हारते हैं तो प्लेऑफ के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। इसीलिए जो युवा खिलाड़ी हैं यशस्वी जायसवाल, जिन्हें टीम इंडिया में भी ओपनर के बड़े दावेदारों में माना जाता है, और हो सकता है कि उन्हें आने वाली सीरीज में जल्दी ही मौका भी मिल जाए, देखना होगा कि उन्हें यहाँ भी प्रूव करना पड़ेगा। एक और बैटल हमारे सामने रियान पराग और नूर अहमद के बीच ये बैटल है। एक ही पारी का एनालिसिस हमने किया है, 33 रन, 33 का ये औसत है, स्ट्राइक रेट है 194 का, लेकिन सिर्फ एक ही पारी का है। ताउस, इसमें आपको कौन भारी नजर आता है? क्योंकि नूर अहमद जो है ये एक बहुत ही क्रिटिकल रोल में आ गए हैं अब सीएसके की तरफ से। नहीं, मेरे फेवरेट भी बॉलर बन चुके नूर अहमद। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से विकेट्स निकाल रहे हैं, और कंट्रोल भी है उनकी गेंदबाजी में, दैट इज द बेस्ट पार्ट। और ये अच्छा रहेगा कि नूर अहमद सामने जो कॉन्टेस्ट है वो कैसे टैकल करते, क्योंकि नूर अहमद इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, जहां पर स्पिनर्स एक के बाद एक फ्लरिश हो रहे हैं। चाहे आप ले नाम राशिद ने, जिन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया, फिर मुजीबुर रहमान आपको दिखे, फिर और भी स्पिनिंग गेंदबाज, और नूर अहमद एक नया चार्म लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि यार एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा ये दोनों प्लेयर्स के बीच में, और खास करके क्या इनके बल्लेबाज निकाल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स सही है, मतलब इनका रियान पराग एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है, एक जबरदस्त कप्तानी भी कर रहे हैं ये मैच में। तो मुझे लगता है कि यार एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा, कैसे हैंडल करें नूर अहमद को वो, क्योंकि देखिए शुरुआत में मुझे लगता नहीं कि अभी सबके सब, जब तक कि वो 1-2 सीजन पुराने नहीं हो जाते, बहुत सारे क्रिकेटर्स बल्लेबाजों को मुश्किल रहेगा इनको रीड करना, और इसीलिए बहुत ही क्रिटिकल भूमिका उनके सीएसके में रहेगी। अब नोएल आपसे मैं समझूंगी, कौन से ऐसे 3 प्लेयर्स रहेंगे जो आज इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे इस मुकाबले में? देखिए चेन्नई के लिए तो मैं सचिन रविंद्र कह सकता हूँ, क्योंकि वो काफी अच्छे फॉर्म में, ये 40-50 कर रहे हैं, शायद ये मैच बड़ा करेंगे। सेकंड कम्स ऋतुराज गायकवाड़, जो कैप्टन है, जो सेट करते हैं टोन को, और जैसा रिजवी साहब कह रहे हैं कि नूर अहमद, ये काफी इंटरेस्टिंग बॉलर है, यंगस्टर है, उभरता हुआ खिलाड़ी अफगानिस्तान का, एंड आई लव दिस गाय, क्योंकि वेरिएशंस काफी अच्छे हैं। एंड एक मैं सेम लाइन ऑफ कुलदीप यादव, आई थिंक ये एक 3 है। वहां से यशस्वी जायसवाल इंपॉर्टेंट प्लेयर है संजू सैमसन के साथ, एंड आई थिंक दिस 2 गाइज अलॉन्ग विद जो नया कप्तान है, आई थिंक रियान पराग को समझना चाहिए उनकी बैटिंग के बारे में। थाला को भूल गए आज आप। डेंजरस है बिल्कुल, थाला को भूल गए आज आप। देखिए तला तो आप देखिए एंड ऑफ दी, उन्होंने बस यंगस्टर्स को आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं यंगस्टर्स की नाम ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ताउस आप बताइए, कौन से आपके इम्पैक्ट प्लेयर रहने वाले आज? देखिए इम्पैक्ट की तो बात करेंगे तो नूर अहमद जैसे प्लेयर हैं, या राजस्थान रॉयल्स में ज्यादा ज्यादा यशस्वी जायसवाल है, और चेन्नई सुपर किंग्स में देखेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ है। मगर यहाँ पर अगर अलग अलग प्लेयर्स की बात करें तो जो प्लेयर है मुझे लगता है कि जिनको करना चाहिए, जो इम्पैक्ट बनाना चाहिए, जो नहीं तो उनके लिए करियर खतरे में आ जाएगा। धोनी का नाम नहीं लूंगा, जो ऑल्दो धोनी मतलब ट्वाइलाइट ऑफ द करियर हाला है, बट उनको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यशस्वी जायसवाल एक प्लेयर है जिनको बहुत बड़ा दबाव रहेगा। जीतने के चांस ज्यादा किसके हैं आज? जीतने के चांस किसके ज्यादा लगते हैं आज आपको? चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई सुपर किंग्स ही आज फेवरेट है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स पिछला मुकाबला हारी है, जिसकी वजह से कई सवाल उठे हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो की हालत है, क्योंकि 2 मुकाबले हार चुकी है। तीसरा मुकाबला हारने के बाद सीजन में मुश्किल हो सकती है उसे जगह बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया नोएल और साथी ताउस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्रिकेट प्रेडिक्टर में आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह के तमाम एनालिसिस के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।